सेक्शन नंबर 12 इट इज फॉर सर्विसेज। ओके, सेक्शन नंबर 12 किसके लिए? सर्विस के लिए। ओके, सर्विस में भी, ओके सर्विस में भी ये लोगों ने क्या बोला हुआ है कि जब दोनों जन इंडिया के अंदर रहेंगे तभी सेक्शन नंबर 12 लगेगा। ओके, दोनों जन इंडिया के अंदर मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ओके, दोनों जन कहाँ पे होने चाहिए? इंडिया के अंदर। तो एप्लीकेबिलिटी क्लियर है सेक्शन नंबर 12 का? ओके एवरीवन, एप्लीकेबिलिटी क्लियर है। सेक्शन 12 इज एप्लीकेबल फॉर सर्विस वेयर बोथ ऑफ देम आर इन इंडिया, दोनों जन इंडिया के अंदर है। अभी सेक्शन 12 में देर आर 13 सबसेक्शंस। ओके, टोटल 14 है। 13 सबसेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इन सेक्शन नंबर 12 देर आर 13 सबसेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है। अभी 13 सबसेक्शंस है, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग है। ओके, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग बात की है। ओके, क्योंकि उस केस में हम लोग को रिसिपिएंट से कोई मतलब है ही नहीं। एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र के हो पर आप घर ले रहे हो गुजरात में, इंटर डेकोरेशन करवाया है गुजरात के घर का, तो इंटर डेकोरेशन के ऊपर जीएसटी कौन सा गवर्नमेंट मांगेगा आपसे? गुजरात को जाना चाहिए। क्यों गुजरात को जाना चाहिए? क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन गुजरात के प्रॉपर्टी का हो रहा है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोला? तो इस तरीके से प्रोविजन बनाया है। ओके, जैसे रेस्टोरेंट, अभी रेस्टोरेंट के केस में क्या होता है? रेस्टोरेंट के केस में जहां पर रेस्टोरेंट है, ओके, उधर ही हम लोग सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान के चलो कि अ, आप लोग महाराष्ट्र के पर्सन हो, आप खाने के लिए गुजरात गए, मतलब घूमने के लिए गए, वहां पर भी खाना भी खाया, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा? क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई? गुजरात होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में आपने सर्विसेज को कंज्यूम किया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया। ओके, हर एक का लॉजिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके, हर एक का लॉजिक समझेंगे। सेक्शन नंबर 12 2। ओके, सेक्शन नंबर 12 1 वाज एप्लीकेबिलिटी इटसेल्फ। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 12 2 कर रहे हैं। ओके, 12 2 इज जनरल प्रोविजन। 12 2 क्या है? जनरल प्रोविजन है। जनरल प्रोविजन मतलब रेसिडुअल प्रोविजन। ओके, रेसिडुअल प्रोविजन का मतलब होता है कि जो भी स्पेसिफिक केसेस में फॉल नहीं हो रहा है। ओके, क्या हुआ? गलत बोला क्या? समझ में आ रहा है? ओके, जो भी स्पेसिफिक प्रोविजन में फॉल नहीं कर रहा है, ओके, उसके लिए रेसिडुअल प्रोविजन लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारा सर्विसेज है। ओके, इस दुनिया में बहुत सारा सर्विसेज, बहुत सारे सप्लायर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, लेक्चर सर्विसेज हो गया, एसी रिपेयरिंग हो गया, कोई कोई भी सर्विस ले लो। ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऐसा दुनिया भर का सर्विस है। अभी इतने सारे सर्विसेज के लिए अगर हम लोग अलग अलग सेक्शन बनाते बैठे, ओके, तो 100 200 300 सेक्शन तो खत्म ही नहीं होगा ये। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया, एंड जो बचे कुछ है बाकी सब कुछ, उसके लिए क्या बनाया? जनरल प्रोविजन। समझा सबको? तो स्पेसिफिक केसेस में स्पेसिफिक वाले देखने, जिधर स्पेसिफिक नहीं है उधर जनरल देखना। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले जनरल कर रहे हैं।
अभी जीएसटी बीइंग डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, हम लोग का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि रिसिपिएंट के स्टेट को रेवेन्यू जाए। ओके, जहां तक पॉसिबल है वहां तक क्या रिसिपिएंट के स्टेट को रेवेन्यू जाना चाहिए। ओके, रिसिपिएंट की स्टेट को, रिसिपिएंट के स्टेट को अगर रेवेन्यू पहुंचाने का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखना चाहिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रखना चाहिए, तभी रिसिपिएंट के स्टेट को जाएगा ना, बराबर है। अभी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन recipient and beneficiary। there is a difference between recipient and beneficiary। ओके, एग्जाम्पल, आप लोग आपके ऑफिस के तरफ से यहाँ पर बैठे हो कि आपको जीएसटी का ट्रेनिंग मिल रहा है ऑफिस के तरफ से, ओके, ताकि आप लोग ऑफिस में काम कर पाओ। तो आप लोग रिसिपिएंट नहीं हो, आप लोग कौन हो, बेनिफिशियरी। आपका जो ऑफिस है रजिस्टर्ड पर्सन वो रिसिपिएंट। समझो आप लोग दिल्ली से आए हो, समझो दिल्ली में आपका ऑफिस है, ओके, आप दिल्ली से महाराष्ट्र में आए हो सीखने के लिए। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ समझो बोला रिसिपिएंट, मतलब कि जो एक्चुअल सर्विस रिसीव कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। लेकिन क्या बनना चाहिए, दिल्ली, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट तो वो है। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन दिया हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो कुछ अलग एंड अनरजिस्टर्ड को दिया तो कुछ अलग। ठीक है, देखो दोनों में रिसिपिएंट लिख सकते थे, लेकिन फर्क किधर आता, जब रजिस्टर्ड होगा तब कुछ अलग हो जाएगा फिर, क्योंकि वो दूसरे के बिहाफ पे भी सर्विस ले सकता है। हाँ हाँ, उसका लोकेशन है, यस, ताकि उसको आईटीसी पे मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे एक एक करके प्रोविजन। तो सबसे पहला प्रोविजन है जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन जो है उसमें बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विस जो हम लोग लिख भी नहीं सकते, इतने सारे सर्विस। ओके, बिजनेसमैन बहुत सारा सर्विस लेता होगा, ओके, तो उसको आईटीसी भी मिलना चाहिए लॉजिकली, अनलेस सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी ब्लॉक्स इट, उसको आईटीसी मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस दे रहा है, ओके, मैं रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हूँ, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कब ऐसा, जब रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जा रहा है, ओके, लेकिन अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे, ओके, जैसे ओके क्लासेस, वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो किसको सर्विस दे रहा है, स्टूडेंट्स को जो अनरजिस्टर्ड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलता है पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि रिसिपिएंट का एड्रेस हमारे पास है कि नहीं, वहां तक पहुंचते हैं पहले। अगर वो नहीं मिल पाता तो क्या करेंगे, तो सप्लायर का लोकेशन ले लेंगे। समझ में आया पॉइंट, मतलब अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रहेगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट रहेगा तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। आया पॉइंट समझ में। और एक एग्जांपल, समझो किसी सीए ने ऑडिट किया, ओके, स्टैट ऑडिट किया किसी रजिस्टर्ड क्लाइंट का, ओके, ऑडिटर इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, ऑडिटर किधर है, महाराष्ट्र में, क्लाइंट है गुजरात का, रजिस्टर्ड इन गुजरात, वो ऑडिट इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है मतलब उसको डेटा मेल पे आ रहा है, वो इधर से वेरिफिकेशन कर रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुजरात। समझ में आया क्या, भले महाराष्ट्र से ऑडिट कर रहा है फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, बिकॉज इट इज जनरल सर्विस। देखो जनरल है कि नहीं आपको मालूम कब पड़ेगा, पूरा सेक्शन होने के बाद मालूम, क्योंकि जो स्पेसिफिक नहीं है वो जनरल है, तो अब तक तो स्पेसिफिक मालूम नहीं है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल है, ऐसा समझ के चलना। ओके, समझो किसी सीए ने आईटीआर फाइल किया अनरजिस्टर्ड पर्सन का, ओके, सीए महाराष्ट्र, अनरजिस्टर्ड पर्सन गुजरात का,
अनरिसिप्टेंट गुजरात का। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? एड्रेस रहता है कि नहीं आईटीआर पे? तो एड्रेस अवेलेबल है ना। ओके एड्रेस अवेलेबल है तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। क्लियर है सबको? तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कि गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा पॉइंट? अगर मान के चलो कि कोई सीए या सीए में प्रैक्टिसिंग सीए सीए में ओके एग्जाम फॉर्म के ऊपर सीए का साइन लगता मालूम है? पहले लगता, अभी शायद बंद हो गया। लगता है अभी भी साइन? अभी नहीं लगता, ऑनलाइन हो गया। पहले ऐसा था कि एग्जाम फॉर्म के टाइम पर आपको एक साइन सीए का, प्रैक्टिसिंग सीए का साइन चाहिए। ओके या तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का, नगर सेवक वगैरह, जो लोग पढ़ाई भी नहीं किया उन लोग का पढ़ाई साइन चाहिए। ओके तो ऐसा था। तो अभी है कि नहीं मालूम, अभी सीएस में तो है। ओके मैंने एक दो जन का साइन किया जो लोग मेरे से इंटर में पढ़े थे। ओके तो उन लोग का साइन किया मैंने। तो बेसिकली अगर समझो मैंने साइन किया, खाली मैंने एड्रेस नहीं मांगा, मैंने उन लोग से फीस चार्ज किया, बोला कि 200 रुपया दो। ओके मेरा साइन लगा रहा है, 200 रुपया दो। मैंने रिसिपेंट का एड्रेस पूछा क्या? रिसिपेंट का एड्रेस नहीं पूछा। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है पॉइंट? और एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि वो एस्ट्रो बाबा वगैरह आता है मालूम है, न्यूज़ चैनल पे। वो कॉल करके हम लोग पूछ सकते हैं, हम लोग का समस्या बता सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके तो उन लोग को अगर समझो कॉल किया, ओके तो वो लोग आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो आप कहाँ पर बॉर्न हुए। ओके डेट ऑफ बर्थ, नाम पूछते हैं। ओके आप अभी कहाँ से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं पूछे। हो सकता है कि मैं घर से बात कर रहा हूँ लकीली, लेकिन अगर मैं आउट स्टेशन ऑडिट पे हूँ, मैं उधर से बात कर रहा हूँ, तो उस जगह का और मेरे मतलब ग्रह का कुछ संबंध ही नहीं है। ओके वो तो मैं काम से बाहर गया हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे में क्या होता है, वो सप्लायर है, वो लोग अपने को बार बार एड्रेस नहीं पूछते, आप किधर किधर रहते हो, किधर रहते हो, वो सब नहीं पूछते। आप लोग कहाँ बॉर्न हुए वो पूछेंगे। ओके तो उन लोग के पास टाइम भी नहीं रहता, एक एक मिनट का वो लोग चार्ज करते हैं। ओके तो बेसिकली उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर इज प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि रिसिपेंट का एड्रेस है क्या वो लोग के पास? नहीं। उन लोग के पास ये तो है कि कहाँ पर बर्थ हुआ, बट ये नहीं है कि कहाँ पर आप एक्चुअली में अभी हो। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल्स क्लियर है सबके? तो एक बार वापस से, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो ओके एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज एड्रेस अवेलेबल तो एड्रेस वाला, एंड अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है? आ रहा समझ में? सेक्शन 12(3). हाँ हाँ यस, वो वाला एड नहीं, रिकॉर्ड में वही रहेगा जो उसने सबमिट किया रहेगा ना। ओके अभी आप समझो दादर में रहते हो तो दादर का एड्रेस आपने दिया तो वही आपका एड्रेस है। ओके सेक्शन नंबर 12(3). अभी 12(3) जो है, इट इज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर खाली सोचते हम लोग कौन सा ट्रांजेक्शन कवर होएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन। और किससे रिलेटेड? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट सर्विसेज। ओके यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एक एक करके पढ़ते हैं। सर्विसेज डायरेक्टली related to immovable property including real estate agent। ओके रियल एस्टेट एजेंट, वो लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के देने का बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोग का जो चार्जेस रहेगा उसके ऊपर जीएसटी इस सेक्शन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद आर्किटेक्ट, ओके कॉमा एक्सपर्ट, ओके वैल्यूएशन करते मालूम है कंपनी लॉ में वैल्यूअर रहता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कभी सुना? ओके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। समझो आपका इंसॉल्वेंसी में जा रहा है केस, तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन के लिए हम लोग किसको हायर करते हैं? ओके वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सपर्ट। ओके तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने के लिए
हम लोगों ने वैल्यूअर को हायर किया एंड वैल्यूअर ने आपको कुछ चार्ज किया, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग 12(3) से निकालें। ओके, लॉजिंग एंड होटल, मतलब होटल अकोमोडेशन का बात हो रहा है यहाँ पर, रेस्टोरेंट का बात नहीं हो रहा है। किसका बात हो रहा है? होटल अकोमोडेशन का। ओके, तो इधर लिख के रखो चाहिए तो होटल अकोमोडेशन लिखो एंड टिक मारो। ओके, रेस्टोरेंट करके इधर कट मारो एंड ब्रैकेट में लिख दो 12(4). ओके, इस तरीके से लिखो। ओके, रेस्टोरेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग 12(4) से निकालेंगे। ओके, पर यहाँ पर कौन सा सेक्शन, कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं? होटल अकोमोडेशन। ओके, इन accommodation for functions ancillary services including houseboat और any other vessel, मतलब जो क्रूज शिप रहता है, मतलब उसमें हम लोग रह सकते हैं। ओके, समझो आपको दुबई जाना है क्रूज में, तो आपको 7-8 दिन लगेगा, समझो ऐसा बोला है, तो 7-8 दिन आप लोग उसी शिप में रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? उसी वेसल में, उसी शिप में रहोगे, तो वो भी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर कवर्ड है? इसी सेक्शन में। समझ में आ रहा है ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस? अभी यहां पर एक वर्ड यूज किया है, डायरेक्टली। क्या वर्ड यूज किया? डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कि यहां पर सिर्फ डायरेक्टली दिया हुआ सर्विस ही कवर्ड है, इनडायरेक्टली दिया हुआ सर्विस कवर्ड नहीं है। जैसे समझो आपको बोला कि कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स, ओके, फॉर दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला आपको? ट्रांजेक्शन कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स फॉर दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, एडवाइजरी सर्विस, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) से आएगा। Okay, not from 12(3), even if it is related to immovable property, because it is not directly related, it is indirectly related. Okay, तो ये जो डायरेक्टली है, मतलब ये डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से होना चाहिए, मतलब वैल्यू एडिशन होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में, नॉट जस्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का लायबिलिटी निकाला आपने, ओके, प्रॉपर्टी नहीं होता तो भी निकालते। ओके, इंटर में ऐसे ही किया ना, प्रॉपर्टी थोड़ी था असली में आपके पास, पर फिर भी कैपिटल गेन तो निकाला इतने सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो कैपिटल गेन निकालना मतलब ये एक, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ है। आपको खाली इंडेक्सेशन नंबर चाहिए, ओके, आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए एंड वैल्यू चाहिए, बस। तो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं एग्जिस्टेंस में, इससे कोई आपको मतलब है ही नहीं। लेकिन अगर वैल्यूएशन करना है तो हम लोग को प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, आर्किटेक्ट सर्विसेज देना है, ओके, वो प्रॉपर्टी पे हम लोग देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये सब सर्विसेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी डायरेक्टली। डायरेक्टली समझ में? अभी इसमें सोचेंगे हम लोग कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट का कोशिश क्या रहेगा? रिसिपिएंट। ओके, लेकिन यहां पर रिसिपिएंट तक पहुंचना इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट महाराष्ट्र का होगा बट प्रॉपर्टी गुजरात का, तो गुजरात का गवर्नमेंट चिल्लाएगा, बोलेगा कि प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे ले रहा है एंड जीएसटी महाराष्ट्र को दे रहा है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? एकदम सिंपल, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी अगर मान के चलो आप लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी लिया, ये सेक्शन के लिए एलओएस एंड एलओआर इंडिया में होना चाहिए। आप भी इंडिया में, आपका सप्लायर भी इंडिया में, ओके, हम दोनों इंडिया के, बट प्रॉपर्टी बाहर ले रहे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब दोनों जन इंडिया के अंदर है तो टैक्स भी इंडिया में होना चाहिए। तो अभी प्रॉपर्टी का लोकेशन विल नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी हम लोग को क्या रखना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ताकि जीएसटी इंडिया में आ जाए? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी रख सकते हैं, सप्लायर भी रख सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? रिसिपिएंट। समझ में? मतलब प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी अगर बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो सेक्शन 13 लगाएंगे। ओके, सेक्शन 13 लगाएंगे, उसमें भी यही लिखा है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या लॉजिक प्रोविजन का?
ओके अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर है तो इट इज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। क्लियर है? एक बार वापस से करेंगे 10 से लेके अब तक। सेक्शन नंबर 10(1)(a) सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, लोकेशन वेयर मूवमेंट इज टर्मिनेटेड। 10(1)(b) बिल टू शिप टू मॉडल, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। 10(1)(c) okay, so supply does not involve movement of goods, location of goods at the time of delivery. 10(1)(d) assembly installation, location of installation. 10(1)(e) goods taken on board, location where goods are taken on board. 10(1)(ca) goods sold to unregistered person, अगर एड्रेस रहेगा तो एड्रेस, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। सेक्शन नंबर 11 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। सेक्शन 12 ओके 12(2) जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। क्लियर है सबको? 12(4) 12(4) रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। ओके मतलब ये सर्विसेज ऐसा सर्विस है जिसमें रिसिपिएंट को वो सर्विस पाने के लिए उस प्लेस पर जाना पड़ेगा। ओके उस प्लेस पे जाना पड़ेगा। मतलब अगर हमको खाना खाना है तो नो डाउट जोमेटो से मंगवा सकते हैं, लेकिन जोमेटो वाले केस में तो ठीक है, रेस्टोरेंट मतलब घर पे आ रहा है खाना देने को, ओके तो अपना घर ही प्लेस ऑफ हो जाएगा। लेकिन चलो हम लोग होटल में गए खाना खाने, तो होटल वाला अपने को सर्विस किधर दे रहा है? उसके होटल में। तो रेस्टोरेंट इज द प्लेस ऑफ, दैट इज वेयर इट इज परफॉर्म्ड, वेयर इट इज परफॉर्म्ड। यहाँ पर परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। ओके यहाँ पर परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? तो वेयर सच सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है? देखो इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, आगे है ऐसा। ओके आगे हर जगह पे हम देखेंगे रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो कुछ अलग। लेकिन यहां पर कैसा बोला है? प्लेस वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन महाराष्ट्र का है, रजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली में जाके खाना खा रहा है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिल्ली? ओके महाराष्ट्र क्यों नहीं रखा? कंजम्पशन दिल्ली में हुआ है। ओके बहुत सारा ऐसा सर्विस है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंजम्पशन उधर ही हुआ है बट प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र। जैसे एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आप लोग दिल्ली से आए हो, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई लिया था? दिल्ली लिया था, कंज्यूम तो इधर ही हुआ ना। समझा कि नहीं पॉइंट? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि सेक्शन नंबर 17 में ओके जो अपना आईटीसी का ब्लॉक क्रेडिट वाला सेक्शन है उसमें इन सभी का आईटीसी नहीं मिलता। याद आ रहा है कुछ? फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, इन सब का आईटीसी नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग बोल दे कि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, फिर भी आईटीसी तो मिलने ही नहीं वाला है उसको, तो क्यों बोले रजिस्टर्ड तो रजिस्टर्ड? समझ में आया क्या पॉइंट? क्या बोला? लॉजिक समझा? तो आईटीसी के लॉजिक से ये प्रोविजन बना है। अगर रजिस्टर्ड को दिया तो भी आईटीसी तो मिलने ही नहीं वाला उसको, तो फिर हम लोग का बोल के मतलब ही क्या है? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। लेकिन अगर आप लोग सीखने आए हो तो ट्रेनिंग का तो आईटीसी मिलेगा ना उसको, तो दे दो उसके स्टेट को प्लेस ऑफ। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक किस तरीके से बना है? तो अपना 12(4) तक हुआ। 12(2), 12(3), 12(4) एक बार वापस से। 12(2) जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस रहेगा तो एड्रेस, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर रहेगा तो
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सर्विस। ओके, इसमें वेयर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहां पे एक्चुअली परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आ रहा है क्या? 12(5), 12(5), अच्छा सुनो, 12(5) का हेडिंग इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या हेडिंग है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द हेडिंग। अभी ट्रेनिंग का आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लॉजिकल बोलो। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का नहीं नहीं, अपने को ऐसा सोचना है कि बिजनेस में, ओके, नॉर्मल बिजनेस में ये सर्विस लिया जाता है कि नहीं, खाली इतना सोचने का। ले जाता है बस। तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। देखो, सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉर्मल बिजनेस में हम लोग ये सर्विस रेयरली लेते हैं, रेयरली। ओके, अपने को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है तो आज लिया, रेयरली लिया, रेयरली, रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट रेगुलर है पर इसका आईटीसी मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए इन दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ा कि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। लेकिन अभी हम लोग कुछ कुछ केसेस में पढ़ेंगे रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जनरल बिजनेस एक्टिविटी है, वो जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो 12(5) इज वन सच एक्टिविटी। 12(5) इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, 12(5) क्या है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, मान के चलो कि आप लोग दिल्ली के ऑफिस के वर्कर्स हो। ओके, आप लोग महाराष्ट्र में आए हो ट्रेनिंग लेने के लिए। आपका कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली, दैट इज रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया मैंने ट्रेनिंग, मतलब कि आप लोग वॉक इन आए हो, मतलब आप लोग अपने हिसाब से आए हो, ऑनलाइन ऐड देख के आ गए। ओके, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर सच ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड। लोकेशन वेयर सच ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग एग्जाम्पल राजस्थान से है, ट्रेनिंग महाराष्ट्र में हो रहा है, तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। समझ में आया क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रेनिंग का जो परफॉर्मेंस का काम काज है वो पूरा महाराष्ट्र में हो रहा है। ओके, मैं महाराष्ट्र का रिसोर्सेस को यूज करके आपको ट्रेनिंग करा पड़ा, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो ये बोलेगा ना कि ट्रेनिंग इधर और तो जीएसटी इधर चाहिए। आप राजस्थान से हो तो उससे हमको कोई मतलब। पॉइंट्स क्लियर है क्या? समझा पॉइंट? एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो वेयर द ट्रेनिंग इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। गेटिंग द पॉइंट? कुछ एग्जांपल्स करेंगे भी, कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। Messrs ABC and company, okay, registered in Delhi, provided training services to employees of PQR and company registered in Maharashtra. Training was held in Karnataka. What is the place of supply? What is the place of supply? चलो क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा। एबीसी ट्रेनर है, ट्रेनर, ट्रेनर दिल्ली का है। ओके, उसने पीक्यूआर एंड कंपनी के एम्प्लॉयज को सर्विस दिया। ओके, उस पीक्यूआर एंड कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र। ट्रेनिंग कहाँ पे हुआ? कर्नाटक। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? चेक करो, चेक करो, प्रोविजन चेक करो।
प्रोविजन को चेक करो। देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो ट्रेनिंग परफॉर्म। अभी यहाँ पर चेक करो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? पीओएस वुड बी महाराष्ट्र। क्लियर है क्या? ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर if PQR is unregistered? Okay, PQR is unregistered. अभी कर्नाटक आएगा, समझ में आएगा? क्लियर है क्या सबको? एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कुछ डाउट है पूछो। क्लियर एग्जाम्पल? ओके, अभी 12(3) का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फर्स्ट वन 12(3) के ऊपर है ये। एबीसी ने क्या क्या आर्किटेक्ट सर्विस दिया पीक्यूआर को, रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है। ओके, एंड राजस्थान में उन लोग नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, तो नए ऑफिस के रिलेटेड आर्किटेक्ट सर्विस लिया है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्ले? राजस्थान। हाँ, बट प्रॉपर्टी इंडिया में इसीलिए राजस्थान। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पर क्या प्लेस ऑफ प्ले रहेगा? राजस्थान। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में बोलो ध्यान से सोच के। पक्का राजस्थान। अब बोलो सोच के, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट कहाँ का है? महाराष्ट्र। सबको क्लियर हो रहा है क्या? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा एलओएस पीओएस ऐसा दिया नहीं रहेगा, तुम लोग को खुद से डिटरमाइन करना है स्टेटमेंट्स पढ़ के कि ये एलओएस रहेगा, ये एलओआर रहेगा। तुम लोग खुद से ये सब सोचना है। समझ में आया? नहीं नहीं, इस ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हो या फिर उसका सर्विस ले रहे हो तो आपका वैल्यू ऑफ सर्विस बड़ा है। ऐसे में रिसिपेंट का एड्रेस नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने घर का काम किया, एग्जाम्पल इंटीरियर डेकोरेशन, और सप्लायर को मालूम ही नहीं कि आप किधर रहते हो। ऐसा नहीं होगा ना, उसको तो मालूम है कि आप इधर रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, तो फिर वो महाराष्ट्र प्लेस ऑफ ले लेगा। क्लियर है सबको? तो एक बार वापस से 12(2) से लेके 12(5) तक। 12(2) जनरल प्रोविजन, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, बराबर, परफॉर्मेंस अपना पर्सनल ग्रूमिंग, ये सब, केटरिंग सर्विस, प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विस। तो ऐसे केस में जहां पर परफॉर्म किया, क्लियर है, जहां पर परफॉर्म किया। उसके बाद 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके,
रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ पे ट्रेनिंग परफॉर्म किया। क्लियर है सबको? फिर लास्ट दो सेक्शन करेंगे, सेक्शन 12(6) एंड 12(7). सेक्शन नंबर 12(6). अभी 12(6) में इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। क्यों ऐसा नहीं बोला होगा? हो सकता है कि ये पर्सनल होगा, मतलब बिजनेस को इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, पर्सनल चीज होगा। ओके, या तो ये सर्विस ऐसा होगा जो बिजनेसमैन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं ले रहा होगा। ओके, इन दोनों में से कुछ एक होगा। क्लियर है? तो चेक करते क्या। 12(6) इज एडमिशन टू इवेंट। ओके, एडमिशन टू कल्चरल इवेंट, साइंटिफिक इवेंट, आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, एजुकेशनल इवेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क। ओके, मतलब आप समझो वाटर पार्क गए, इमेजिका गए, तो इन सभी का जो एंट्री फीस होता है, एंट्री फीस, वो एंट्री फी के ऊपर जीएसटी का यहाँ पर डिस्कशन। वे कोई पार्क में जा रहे हम लोग, ओके, उन सभी का एंट्री फीस। नेहरू प्लानिटोरियम गए, ओके, बचपन का नेशनल पिकनिक ऑफ इंडिया, ओके, सब लोग उधर ही जाते हैं। तो नेशनल पिकनिक है अपना नेहरू प्लानिटोरियम, तो वहां पर अगर हम लोग गए, उधर का एंट्री फीस लगता है 500 रुपया जो भी है। तो स्कूल क्या कर रहा है, नेहरू प्लानिटोरियम को पैसा दे रहा है। देखो, वैसे तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, वैसे तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, पर अगर मान के चलो टैक्सेबल होती तो जीएसटी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है वो कौन से सेक्शन से निकालते? 12(6) से, दैट इज एडमिशन टू दैट इवेंट। क्लियर है क्या? आप लोग कोई कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो उसका एंट्री फीस है, तो वो सब यहाँ पर कवर्ड। क्लियर है? ओके, तो प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज लोकेटेड। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो भी स्टेट में वो पार्क है या फिर जो भी स्टेट में वो इवेंट है, उस इवेंट वाले स्टेट को बेनिफिट देना चाहता है। आ रहा समझ में? वो इवेंट वाले स्टेट को क्या देना चाहता है? बेनिफिट। इसीलिए वो लोगों ने क्या बोला, प्लेस ऑफ प्ले क्या रहेगा? ओके, जहां पर इवेंट हो रहा है या फिर जहां पर वो पार्क लोकेटेड है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये एंट्री फीस का बात है, यहां पर लिख के रखो, एंट्री फी। ओके, एंट्री फीस का बात किया हमने 12(6) में। ओके, एक बार वापस से 12(2) से लेकर 12(6) तक। 12(2) जनरल प्रोविजन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लोकेशन वेयर दे आर परफॉर्म। 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ पे ट्रेनिंग परफॉर्म किया। 12(6) एडमिशन टू इवेंट, जहाँ पर भी इवेंट हो रहा है या फिर जहाँ पे भी वो पार्क लोकेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद 12(7) करेंगे। अभी 12(7) जो है थोड़ा सा अलग है। ओके, 12(7) इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। ओके, 12(7) क्या? इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। अभी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस बिजनेस एंटिटीज लेती रहती है, जैसे कॉन्फ्रेंस करना है, ओके, या तो फिर अवार्ड फंक्शन करना है। ओके, तो रेगुलरली ले आ जाते हैं ये सर्विसेज। तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट ने कहा रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, फिर इवेंट किधर भी हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का सप्लायर, रिलायंस भी महाराष्ट्र का, रजिस्टर्ड, रिलायंस इज रजिस्टर्ड। रिलायंस ने इवेंट करवाया कर्नाटक में, क्या रहेगा प्लेस ऑफ प्ले? महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र? बिकॉज रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दिया हुआ है। समझ में आया सबको? क्लियर है क्या? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन। अभी अनरजिस्टर्ड को दिया तो क्या होगा, ये हम लोग सोचेंगे। ओके, डायरेक्टली पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे। मान के चलो कि किसी रिसिपिएंट ने अपने घर का कोई फंक्शन करवाया, घर का कोई फंक्शन करवाया या फिर वेडिंग वगैरह है, कुछ भी ऐसा इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। ऐसे केस में मान के चलो कि महाराष्ट्र का सप्लायर है, महाराष्ट्र का रिसिपिएंट,
लेकिन इवेंट हुआ, वो लोगों ने सोचा राजस्थान में शादी करें। ओके, एकदम डेस्टिनेशन। ओके, डेस्टिनेशन इन इंडिया। ओके, तो राजस्थान में शादी वगैरह किया। ओके, तो यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस किसको दिया जा रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। तो गवर्नमेंट से इसका बेनिफिट किसको जाना चाहिए? उस स्टेट को जाना चाहिए जहां पर ये इवेंट हो रहा है, दैट इज राजस्थान। समझ में आया? इस केस में राजस्थान। ओके, अगर मान के चलो इवेंट इंडिया के बाहर हो गया। देखो, गवर्नमेंट बोलता है कि इवेंट जिधर हो रहा है वो ले लो, बराबर है, लेकिन अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो जीएसटी इंडिया के बाहर चला जाएगा। ओके, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हमको तो टैक्स चाहिए। क्यों टैक्स चाहिए? हाँ, क्योंकि दोनों जन तो इंडिया के हैं ना, दोनों जन इंडिया के हैं। तो गवर्नमेंट से अभी इवेंट अगर बाहर हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। क्लियर है? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो पहले चेक करेंगे कि इवेंट किधर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, इवेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, वेडिंग अगर राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर इवेंट हो रहा है दुबई में, देन लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? कुछ एग्जांपल लिखता हूं। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, मेसर्स एबीसी, ओके, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ दिल्ली। मतलब जो इवेंट मैनेजर है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है? दिल्ली में रजिस्टर्ड। ओके, वो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है टू एक्स वाई जेड एन कंपनी जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड, लेकिन इवेंट किधर हो रहा है? गुजरात में। ओके, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र? क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे? महाराष्ट्र। ओके, तो पीओएस वुड बी महाराष्ट्र। ओके, अगर मान के चलो कि यही इवेंट अगर दुबई में हुआ तो ही महाराष्ट्र ही आएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो महाराष्ट्र में। ओके, थर्ड केस। ओके, पीओएस, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इवेंट किधर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, ओके, लोकेशन ऑफ इवेंट दैट इज राजस्थान।
एंड अगर इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो रिसिपिएंट तो महाराष्ट्र। क्लियर है सबको चारों केसेस? समझा? एग्जाम्पल समझा? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे कि इवेंट किधर हो रहा है। ओके, इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर? एक बार वापस से 12 से 12 12 रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12 रेस्टोरेंट सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ओके, जहां पर परफॉर्म किया। 12 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पे ट्रेनिंग परफॉर्म हो रहा है। 12 एडमिशन टू इवेंट, ओके, जहां पर भी इवेंट हुआ। 12 इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे कि इवेंट किधर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। दैट्स इट फॉर टुडे।